हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद। तो जैसा कि आपको बताया था कि एग्रीकल्चर की आपको क्लास, एक बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे। तो आज आपको एग्रीकल्चर का वो सारा कुछ करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, एग्रीकल्चर एक सबसे वास्ट सब्जेक्ट मानता हूँ, क्योंकि मेरी जिस सब्जेक्ट में डिग्री है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लाइक एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन, क्योंकि कृषि हमारे देश का सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस सेक्टर से जुड़े होते हैं। विदाउट एग्रीकल्चर देयर इज नो लाइफ। ये किसने कहा था? देयर इज नो लाइफ, कि कोई जिंदगी नहीं होती अगर एग्रीकल्चर नहीं होती। जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन आ सकता स्टेटमेंट, जैसे अरिस्टोटल की स्टेटमेंट वगैरह पूछ लेता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देयर इज नो लाइफ इफ देयर इज नो एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को हम अगर ढंग से देखें तो क्या कृषि की शुरुआत बस यही थी कि फसल वगैरह कर ली? नहीं, टाइम टाइम पे इसमें बदलाव आए हैं। जैसे सबसे पहले 9000 ईसा पूर्व कृषि की शुरुआत हुई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ पशुपालन में जो कि कौन सा जानवर में कौन सा रोग, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका इतिहास भी इम्पोर्टेंट है। 9000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल में, तो कृषि की शुरुआत कौन से युग में मानी जाती है? नवपाषाण काल में। एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी पूछ लेता है। लैटिन भाषा, जिसका मतलब क्या है? खेत को जोतना, टू कल्टीवेट द फील्ड, टू कल्टीवेट द फील्ड। तो अगर ये पूछे कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, लैटिन भाषा का जो शब्द है उसका, तो टू कल्टीवेट द फील्ड मतलब खेत को अपना कल्टीवेट करना, मतलब खेत को बोना या फिर खेत का जो जुताई करना। अब देखो, फादर ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में फादर कौन है एग्रीकल्चर का? जनक एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। और जैसा आप सभी जानते हैं, हरित क्रांति का जनक भी, हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक अगर वर्ल्ड लेवल पे देखे तो वो है एन.ई. बोरलैग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलैग। और इनके नाम पे ही कृषि का पुरस्कार है। अगर कृषि में आप कोई उत्कृष्टता का कार्य करते हो तो आपका डॉक्टर एन.ई. बोरलैग से आपको नवाजित किया जाएगा। अब भारत में एग्रीकल्चर की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व हो चुकी थी, हड़प्पा से भी बहुत टाइम पहले, नवपाषाण काल में। तो अब अंग्रेजों के टाइम में भारत में जो कृषि को सुधार में लाने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाता है, ICAR, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। और मैं आज बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ, कुछ तो तबीयत खराब है, बाकी ये आपका सब्जेक्ट भी कुछ ऐसा ही आपने कभी नहीं पढ़ा। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929। फिर इसका जब भारत आज़ाद हुआ तो इंपीरियल नाम हटा के आपका इंडियन कर दिया गया। तो अब इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और 16 जुलाई को हम ICAR डे बनाते हैं। तो आपसे पूछ सकता कि ICAR डे कब है? 16 जुलाई। अब भारत में जैसे अलग अलग प्रकार की जलवायु है, तो 15 टाइप के क्लाइमेट जोन बनाए हैं, क्लाइमेटिक जोन। तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा है? 15 में। उसमें से हरियाणा कौन से जोन का हिस्सा है? जोधपुर। तो हरियाणा पूछ सकता है कौन से जोन का हिस्सा है? जोधपुर। इस ICAR ने भी कुछ जोन बनाए हैं, उसमें 131 भी है और एक एग्री इकोलॉजिकल जोन भी है, एग्री इकोलॉजिकल, वो 20 है। तो अब मेनली बस ये याद रखो, एक और 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपका जोधपुर में हरियाणा आता है, जोधपुर जोन में हरियाणा।
तो अब आईसीआर का गठन हो चुका था। आईसीआर का क्या काम है कि जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे निगरानी रखना, मतलब कंट्रोल्स वगैरह सारी गाइडलाइन उन्हीं की चलती है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी किससे मान्यता प्राप्त होती हैं? जो एग्रीकल्चरल की आईसीआर से, और उन्हीं की गाइडलाइन को उनको फॉलो करना होता है। तो अब 1974 में पहला केवीके बनाया गया कृषि विज्ञान केंद्र, मतलब गांवों में लोगों को कृषि के बारे में जागरूक करना, अलग अलग किस्मों के बारे में जानकारी देने के लिए 1974 में पहला केवीके पौंडीचेरी में। और आज वर्तमान समय में जो 722 केवीके हैं भारत में। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए स्टैटिक डाटा 722 केवीके, उसमें से हरियाणा में 18 केवीके कृषि विज्ञान केंद्र। 22 जिलों में से 18 में आपके कहीं 2 भी हो सकते हैं, लेकिन आप 18 याद रखो बस। पहला कहाँ खुला था? आपका पौंडीचेरी। अब वर्तमान समय भारत का कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, भारत का कृषि मंत्री, और जेपी दलाल हरियाणा का। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता आप देखें तो 1142 हो चुकी है। एक बार इसे रब कर देते हैं। और आपके लिए लास्ट में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है हरियाणा जीके को लेके। एक बुक प्रिपेयर की आप लोगों के लिए, जितना भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा था वो कलेक्ट कर लिया और उसको एक बुक का रूप दे दिया है। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा आप, क्योंकि बुक से पढ़ने में जो मज़ा है वो आपका शायद मैं तो यूट्यूब पे भी इतना नहीं मानता। इसमें बस ये है कुछ चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता तो कितनी है? 1142 ग्राम, मतलब 1 किलो 142 ग्राम। जितनी जनसंख्या है उससे डिवाइड कर दिया जाता है टोटल जो दूध का उत्पादन है, तो उसके हिसाब से आपका 1142 है। किसी जिले का कम भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हरियाणा का 1142 है। भारत का बात करें तो भारत की है 389 ग्राम। भारत में दूध उपलब्धता हरियाणा के कंपैरिजन में बहुत कम है। पहले नंबर पे आपका पंजाब है। जैसे हमारी जनसंख्या की वो होता है सेंसेक्स वगैरह जनगणना के लिए, तो पहला जो कृषि का जनगणना कब हुई थी? 1970 में। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसेक्स 1970। इसमें क्या देखा जाता है? क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता, आपकी खपत, जितने भी फर्टिलाइजर वगैरह, लैंड होल्डिंग, सारा कुछ। जैसे हमारी जनगणना आम लोगों की जनगणना होती है, उसी तरह फसल वाइज कौन कौन सी फसल का कितना क्षेत्रफल है। तो ये कब से शुरू हुआ था? 1970 से। अब आता है कि भारत में क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल है जो खाद्यान्न के रूप में है? तो गेहूं का सबसे ज़्यादा एरिया है, उसके बाद चावल का। और यही कॉन्सेप्ट हरियाणा में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा एरिया किसी फसल का है तो वो गेहूं का, फिर चावल का। जो आपका एग्रीकल्चर का जो अवार्ड था डॉक्टर एनी बोरलॉग के लिए, जो नोबेल पीस अवार्ड, उसकी शुरुआत भी 1970 में हुई थी। तो ये याद रखना, 1970 में ही पहला जनगणना हुई थी भारत की खेती की। और हरियाणा में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो समाचार पत्र है कृषि के लिए, उसका नाम है हरियाणा खेती। हरियाणा खेती। अब इनको सुधार लाने के लिए जैसे केवीके बना दिए, तो अब हमें यूनिवर्सिटीज़ की भी ज़रूरत है, कॉलेजेस की भी, क्योंकि ग्रेजुएट जो बंदे होंगे वो उसको टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर पाएंगे। तो 1960 में पहला कॉलेज बनता है, पहली यूनिवर्सिटी जीबी पंत। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। तो जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड है। जगह पूछे तो उत्तराखंड है, ईयर पूछे तो पहली यूनिवर्सिटी के रूप में 1960 में। हरियाणा में देखें तो 1962 में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में था।
COA कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। फिर 1966 में हरियाणा का जब गठन हुआ, ये कॉलेज कुछ दिन तक आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मान्यता थी तो वहाँ चलता रहा। फिर 1970 में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्थापित कर दी गई, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 2 फरवरी 1970। और वर्तमान समय में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 1970 में। और HSSC जो क्वेश्चन पूछती है वो HAU के जो एंट्रांस एग्जाम होते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें देती है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। थर्ड है आपका जो राजस्थान में C ग्रेड के जो एग्रीकल्चर के एग्जाम्स है, एग्रीकल्चर के नए क्वेश्चन नहीं बनाती है HSSC, ये आप नोट कर लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण तिथि, जैसे 16 जुलाई भारतीय कृषि अनुसंधान दिवस, ICAR डे, 16 जुलाई। फिर आपका 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व चावल दिवस, फिर वर्ल्ड राइस डे। 17 अक्टूबर, एक मिनट, एनिमल डे है ये, 17 अक्टूबर को राइस डे है, 17 अक्टूबर राइस डे। तो एनिमल डे पूछे तो 4 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को आपका राइस डे। फिर 23 दिसंबर को कृषि जो किसान दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। फिर 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, मतलब है 2 फरवरी विश्व आर्द्रता दिवस, आर्द्रता दिवस। बाकी जो जितने भी हैं, जल दिवस, आपका योगा डे, या फिर जितने भी हैं जो कृषि से कहीं ना कहीं, इन्वायरमेंट डे, वो आप जीके में याद रखना। लेकिन अलग से ये क्वेश्चन जो आपको ICAR डे, विश्व प्रकृति दिवस, एनिमल डे, ये सब आपको एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। बाकी ओजोन डे भी है आपका एक 16 सितंबर को, 16 सितंबर ओजोन डे। अब एक इसमें एक और पार्ट आता है, वो आपको कोई भी नहीं करवाता, आपको ये बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ कि ये राजस्थान के उस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे प्रसिद्ध फसलों के नाम, फसलों के नाम है, आप सोचो फसलों के क्या नाम होते हैं, तो आप देखो अब अनाजों का राजा पूछे, अनाजों का राजा या फिर किंग ऑफ सीरियल्स, वो आपका गेहूं। लेकिन क्वीन ऑफ सीरियल है मक्का। किंग ऑफ सीरियल या फिर जो अनाजों का राजा है गेहूं, क्वीन ऑफ सीरियल मक्का। इसी तरह किंग ऑफ पल्सेज, मतलब दालों का राजा, दलहन या फिर दालों का राजा, यह आपका चना। और क्वीन ऑफ पल्सेज या फिर दालों का, तो पल्सेज भी आप याद रखो, दालों को ही बोलते हैं। क्वीन ऑफ पल्सेज आपका पी, मटर, मटर पी। और इनका हम बोटेनिकल नेम याद करें, जैसे पी का पाइसम स्टाइवम, जहाँ आपका जो चना है सीसर एरियंटम, मक्का मेज, ओराइजा, राइस का ओराइजा स्टाइवा, मेज का जिया मेज, गेहूं का आपका वो था ट्रिटिकम एस्टिवम एक्साप्लॉइड। तो बोटेनिकल नेम भी आपको 5-6 फसलों के याद रखना बस। बाकी आप ये काम करना, इनके ऑप्शन मिलेंगे उनको एलिमिनेट कर देना, और जो 1 या 2 बचते हैं उनमें से आपका आंसर होगा।
क्वीन ऑफ पल्सेज आपका मटर। अब आता है घासों का राजा, फिर किंग ऑफ वीड्स। वीड्स, घास को वीड बोलते हैं, किंग ऑफ वीड्स। तो जो कांग्रेस घास है, कांग्रेस घास, याद रखना, कांग्रेस घास किंग ऑफ वीड्स। किंग ऑफ फ्रूट, आम, फलों का राजा, आम। इसे बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं, बाथरूम फ्रूट। भारत का नेशनल फ्रूट है। क्वीन ऑफ फ्रूट है अनानास, फलों की रानी, अनानास। ये क्वेश्चन आया था आपका राजस्थान के एग्जाम में। अब है एक वंडर क्रॉप की, वंडर क्रॉप, सोयाबीन। और सोयाबीन को बोलते हैं पुअर मैन मीट, मतलब गरीब का मांस, क्योंकि इसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिच होती है, बहुत ज़्यादा होता है इसमें प्रोटीन, आपके चिकन वगैरह से भी ज़्यादा। तो उसकी वजह से इसको बोला पुअर मैन्स मीट, गरीब का मांस। वंडर क्रॉप पूछे तो सोयाबीन, वंडर ट्री पूछे तो नीम, वंडर ट्री, नीम। और मेरा जो बैकग्राउंड था वो एग्रीकल्चर का इंग्लिश मीडियम से था, तो आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रांसलेट करने की, तो आप इतना समझ जाओगे कि वंडर ट्री नीम, वंडर आपकी क्रॉप है सोयाबीन, पुअर मैन मीट, गरीब का मांस। मसालों का राजा पूछे तो मसालों का राजा है आपकी काली मिर्च, काली मिर्च। ये नाम इसलिए दिए गए हैं, देखो सबसे ज्यादा जो अगर सीरियल करो पूछे, किंग ऑफ सीरियल, तो गेहूं और चावल का आपका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन जो कंज्यूम किया जाता है वो गेहूं भी बहुत ज्यादा किया जाता है, और भारत में ज्यादा राइस, लेकिन और वर्ल्ड में देखें तो गेहूं बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, इसकी वजह से इसका नाम रख दिया। मक्का भी बहुत ज़्यादा एडिबल क्रॉप है, हमारे इंडिया में इतनी नहीं खाते, लेकिन बाहर देश में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, तो इसलिए इसको इस टाइप से नाम दिए हैं। भारत में आम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसके लिए आपको जो फलों का राजा आम, फलों के जो अनानास वगैरह, ये इस कॉन्सेप्ट पे है, ऐसा मत सोचना मैंने मेरी तरफ से बनाए हैं। मसालों का राजा काली मिर्च, मसालों की अगर रानी पूछे, मसालों की रानी, तो वो आपकी इलायची। ये क्वेश्चन एज इट इज आ सकते हैं, आप इनको लाइट मत लेना, फिर गलत कर दो, क्योंकि मसालों की रानी जब आएगा तो उसमें काली मिर्च भी होगा, इलायची भी होगा, आपकी अदरक भी होगा, या फिर जो हल्दी है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होकर हल्दी भी लगा सकते हो, अदरक भी लगा सकते हो। अगर पता होगा कि इलायची है तो 0.8 नंबर आपके कंफर्म है। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको लाइट मत लिया करो। गरीब का फल पूछे, गरीब का फल आलू, आलू, गरीब का फल। गरीब की गाय पूछे तो बकरी रहेगी। अब पूछे शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र का राजा, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र का राजा, तो सबसे ज्यादा इस एरिया में क्या होगा जहां पे शुष्क व अर्ध शुष्क है, बेर। तो शुष्क व अर्ध शुष्क का राजा मतलब किंग ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। किंग ऑफ फ्लावर क्रॉप, फ्लावर में जो फूलों का राजा पूछे तो रोज, गुलाब, ये आप नोट डाउन कर लेना, गुलाब। गरीब का संतरा, ये भी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में आया था। गरीब का संतरा, टमाटर, ये उनकी प्रॉपर्टी को देख के भी बना दिए गए हैं। जो वाटर कंटेंट है टोमेटो में। सब्जियों का मांस पूछे तो काउपी, आपकी जो उड़द की दाल है, सब्जियों का मांस। गरीब का मांस था हमारा सोयाबीन,
सब्जियों का मांस काउपी। और आपकी काउपी की वैरायटी थी क्या वो, जो पुस्सा कोमल, रेजिस्टेंट टू अर्ली ब्लाइट, SI के एग्जाम में आया था लास्ट ईयर। काउपी उड़द। सब्जियों का मांस। और ये इंटरनेशनल लेवल पे नाम दिए गए हैं इनको, सब्जियों का मांस। ऐसा नहीं कि इंडिया में चलता है बस। गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं, जूट को। सुनहरा रेशम, जूट। सफेद सोना, कपास को। तो ये थे मेनली। अब है कुछ एक रिवॉल्यूशन। जो क्रांतियां आई थी, जैसे हरित क्रांति थी, उसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। वो थी उत्पादन बढ़ाने के लिए, जो आपका गेहूं व चावल की किस्में थी उनके लिए। तो सबसे पहले आता ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका था फूड ग्रेन के लिए, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो ग्रीन फूड ग्रेन के लिए। वाइट, तो वाइट से आप समझ जाओगे मिल्क। लेकिन आजकल जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लागू की थी कैटल वेलफेयर के लिए, पशुधन कल्याण के लिए। तो उसके लिए भी वाइट रिवॉल्यूशन है, कैटल वेलफेयर। तब की बार क्या पता मिल्क ना दे, कैटल वेलफेयर हो आपको ऑप्शन में, तो मिल्क ना दिखे तो आपका कैटल वेलफेयर राइट आंसर होगा। येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति, तेलीय फसलों के लिए, या फिर ऑयल सीड क्रॉप। ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे, ये आपका उर्वरकों के लिए, जो उर्वरक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। रेड रिवॉल्यूशन, लाल, ये है मीट प्रोडक्शन के लिए, मीट का उत्पादन, या फिर टमाटर के लिए भी रेड है। राउंड, गोल्ड रिवॉल्यूशन है आपका पोटैटो के लिए, पोटैटो के लिए राउंड। पिंक रिवॉल्यूशन, झींगा पालन के लिए, गुलाबी क्रांति, गुलाबी झींगा। ब्लू रिवॉल्यूशन है मछली उत्पादन के लिए, मत्स्य के लिए, ब्लू रिवॉल्यूशन। इसमें पिस्सीकल्चर भी नाम आ जाता है कई बार, कि स्टडी ऑफ फिशेज इज नोन एज पिस्सीकल्चर। गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति, ये आपकी फलों के लिए भी है और शहद के लिए भी। सुनहरी क्रांति आप लिख लो, फलों के लिए, शहद के लिए। ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये नाम ना हो तो जेट्रोपा, तो आपकी अरंडी जो फसल होती है तेलीय उत्पादन के लिए, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ब्लैक रिवॉल्यूशन, बायोफ्यूल के लिए, बायोफ्यूल, ब्लैक। रेनबो रिवॉल्यूशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है, और सारे आप शायद नाम से ही पता लगा लोगे, लेकिन रेनबो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए। रेनबो, तो ये है ओवरऑल क्रांति, ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए। आपका सोलर एनर्जी के लिए है सैफ्रॉन, सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के लिए।
तो ये मेनली इनमें से आएंगे। अगर रिवॉल्यूशन आया तो ग्रीन, आपका पिंक वगैरह, गोल्डन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, सिल्वर, राउंड, ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। अब आता है कृषि में प्रथम, कि कब कब कृषि में क्या क्या प्रथम था। तो यहाँ पे सुन लो बस। सबसे पहले आपको पता है पालतू पशु किसे बनाया गया था, कुत्ता, भेड़, बकरी। उसके बाद सबसे पहले फसलें कौन सी उगाई गई थी, गेहूं व जौ। आप इतिहास में पढ़ते हो, गेहूं व जौ के साक्ष्य हमें अलग अलग जगह से मिले। तो प्रथम फसलें थी हमारी गेहूं व जौ। पहली हाइब्रिड पिजन पी, जो अरहर है आपकी, अरहर, उसका पहला हाइब्रिड, जैसे काउपी का आया था उसी तरह उसकी तो वेराइटी ही थी, लेकिन फर्स्ट हाइब्रिड जो अरहर था उसका नाम था ICPH8, ICPH8, ये इसका नाम था। जो प्रथम कपास थी हाइब्रिड कपास थी H4। भारत में चावल की जो सबसे पहली किस्म थी जो बाहर से लाई गई थी उसका नाम था IR8, इंडियन राइस, IR8। तो ये आपके लिए इस बार एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IR8, कि भारत के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई चावल की पहली किस्म कौन सी थी, IR8। पहली सरसों के पुच्छे, सरसों का हाइब्रिड था पहला, हाइब्रिड मतलब क्रॉस से बनाया गया बीज, उषा जय किसान। तो ये ना पूछे अब की बार क्या बता, सीधा ये पूछ ले उषा जय किसान किसकी वैरायटी है, आपकी सरसों की। क्या थी इसकी पहली हाइब्रिड। मानव निर्मित पहला अनाज, कि मानव ने कोई अगर क्रॉस करके अपनी टेक्नोलॉजी से जो बनाया था उसका नाम था ट्रिटिकेल। इसे बोलते हैं मैनमेड सीरियल, मैनमेड सीरियल। ये उसने किससे बनाया था, व्हीट और राई का क्रॉस करके। तो ये भी आ सकता है। फर्स्ट मैनमेड सीरियल ट्रिटिकेल किससे बना था, गेहूं व राई से। अब आते हैं कि एग्रीकल्चर की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे आप अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें मैकेनिकल, ऑप्टिक्स, ये सभी है। बायो में आपकी बॉटनी, जूलॉजी। इसी तरह एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा वो हमारी ब्रांचेस, कि हम अगर फलों की जानकारी चाहिए तो हॉर्टिकल्चर से हमें डिग्री करनी पड़ेगी। मिट्टी के बारे में तो सॉइल साइंस, बीज के बारे में तो सीड साइंस, और वीड के बारे में तो वीड साइंस। और उसमें भी अगर आपका हॉर्टिकल्चर में भी ओलेरिकल्चर, आपकी पोमोलॉजी, अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहली एग्रोनॉमी ब्रांच है, एग्रोनॉमी, इसे कहते हैं सस्य विज्ञान। इसमें आपका जितनी भी फसलें हैं खाद्यान्न वाली, जो सीरियल, पल्सेज, इनका अध्ययन होता है। तो इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, कि जो फील्ड में हम फसलें उगाएंगे उनका मैनेजमेंट। तो इसका पिता है पीटर डिक्रीसेंजी, पीटर डिक्रीसेंजी। ये आप ऐसे याद रखना, APD, सिंपल याद रखो। तो जैसे ही एग्रोनॉमी आएगा तो आपको ऑप्शन दिखेगा P और D, पीटर डिक्रीसेंजी, तो आप याद रखोगे। अब आता हॉर्टिकल्चर, उद्यान, जो आपके बाग बगीचे वगैरह। तो उद्यान का जो फादर है H.H. मैरीगोल्डा। तो H फॉर हॉर्टिकल्चर और HH फॉर, इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो आपको हम करवा देंगे।
अब आता है बोटेनी, ये वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए, थियोप्रेस्टस, कई बार एग्जाम में आ चुका थियोप्रेस्टस, और यही था आपका फादर ऑफ, नहीं वो एरिस्टोटले था, जूलॉजी, एरिस्टोटले। इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी पूछे तो रेक्टर, इकोलॉजी रेक्टर आ रही है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय जीव विज्ञान, इकोलॉजी जीव विज्ञान, इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो आर मिश्रा। ये बस एक बार अब देख लो और एग्जाम टाइम में जब देखोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। गोल्डन राइस, जो गोल्डन राइस है उसका फादर है डॉक्टर इंगोपोर्टिकस। गोल्डन राइस, इसमें कौन सा विटामिन होता है आपका? विटामिन ए। ये क्वेश्चन भी HSSC ने एक बार पूछा था, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? भारतीय प्लांट ब्रीडिंग, भारतीय प्लांट ब्रीडिंग मतलब प्रजनन केंद्र होते हैं जो आपके, भारतीय पौधा प्रजनन लिख लो आप हिंदी बस, पौधा प्रजनन, डॉक्टर BP पाल। सोइल साइंस, जो आपकी मिट्टी का जो विज्ञान है उसका फादर है एमल्टोर्ग, और ये के एंट्रांस में बहुत बार पूछा जा चुका है, एमल्टोर्ग। फादर ऑफ वीड साइंस, सॉरी जो सोइल साइंस है, सोइल साइंस। जूलॉजी का एरिस्टोटले। ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर वर्ल्ड की बात करें तो आपका एनी बोरलैग, और इंडिया में पूछे तो आपका MS स्वामीनाथन। इसी तरह गोल्डन जो आपका रिवॉल्यूशन है, गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी जो क्रांति थी उसका है KL चड्ढा। जेनेटिक्स का है जॉर्ज मेंडल, जेनेटिक्स शायद आप सभी ने पता है, जॉर्ज मेंडल, उसने मटर पे वो रिसर्च किया था, जॉर्ज मेंडल। जेनेटिक्स, G फॉर जॉर्ज मेंडल, G फॉर जेनेटिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही था आपको, क्योंकि बहुत सारा जो फैक्चुअल डाटा हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। कल हम करेंगे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें, ये वो चीजें थी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। अब कल पढ़ेंगे हम जैसे वीट की कुछ एक वेराइटी, इसमें कौन कौन से जो वाक्य हैं वो यूज होते हैं, जैसे इनफ्लोरेसेंस ऑफ वीट, फ्रूट ऑफ वीट। इसी तरह आपका राइस में किसी कौन सी वेराइटी जो हाई यील्ड देती है, कौन सी क्या। मैंगो में आपकी सबसे जो मीठी वेराइटी है, सबसे मीठी किस्म चौसा, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल है, वो हम कल करेंगे। और थर्ड जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम सारे क्वेश्चंस जो HAU के भी हैं और कुछ एक राजस्थान के एग्रीकल्चर के एग्जाम है, तो वो हम कल करेंगे। और शायद कल आपका जो एग्रीकल्चर का सारा पोर्शन हम कर लेंगे। बाकी सबसे पहले क्वेश्चन आपका रिवॉल्यूशन से आता है, रिवॉल्यूशन या फिर फादर ऑफ डिफरेंट साइंसेज। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।